मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की दो एग्जांपल हैं फर्दर सिमेट्रिक टॉप की। एक प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, एक ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप। ये जो आप लोगों के सामने दी गई है, ये फ्लोरीन वाली, ये आपके पास प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप है। और प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप में आप लोगों को पता है, हम लोग देख चुके हैं कि आई बी और आई सी आपस में इक्वल हैं। आई बी और आई सी इक्वल हैं, बट दीज आर ग्रेटर देन आई ए। आई ए से ये ग्रेटर है। आई ए से ये ग्रेटर किस लिए है? आई ए से ग्रेटर इसलिए है कि आई ए जो है, जो कि मेन एक्सिस के अलॉन्ग जब मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जो ऑब्लेट टाइप है वो इसके उल्ट है। ऑब्लेट टाइप में आप कई एग्जांपल ऑब्लेट टाइप में है, आपकी बुक में बुरान ट्राइक्लोराइड की दी गई है, लेकिन ये बेंजीन जो है ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। बेंजीन, कि बेंजीन को अगर आप लोग ये जो मेन एक्सिस है, एक इसका एक्सिस ये है, यानी आप लोग इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करने की कोशिश करें या फिर इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करने की कोशिश करें। जब इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करने की कोशिश करेंगे, इसमें याद रखें आप लोगों के पास अब भी यहाँ पे आई बी और आई सी जो हैं वो हैं तो इक्वल। आई बी और आई सी इक्वल हैं, बट दीज आर स्मॉलर देन आई ए। जब इसको इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास आई ए जो है, इस पे ज्यादा फोर्स चाहिए आई बी और आई सी की निस्बत। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो बोरॉन ट्राइक्लोराइड की एग्जांपल दी गई, BCl3। वो जरा देखें BCl3 में। आप एक तरीका तो ये है, आप अपने जरा ज़हन में आप लोग कंसीडर करें, जो पंखा होता है, जो ये सीलिंग फैन है, इसको कंसीडर करें। एक तरीका ये है कि आप बुरान को बिल्कुल स्टेशनरी रखें और इनको रोटेट करने की कोशिश करें, इस तरह इनको रोटेट करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि आप बुरान के अराउंड, अब देखें ना, ये बिल्कुल जैसे पंखा घूमता है, ये सीलिंग फैन की बात मैं कर रहा हूँ, ये सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ। आप अपने ज़हन में बिठाएं जरा कि आप दरमियान में जो सेंटर होता है उससे पंखे को घुमाने की कोशिश करें। ये आपके पास आई बी है, या आई सी भी इसी को कहेंगे। और आई ए क्या है? आप बुरान में से पास करती हुई लाइन के गिर्द घुमाएं, यानी आप इस तरह घुमाएं, अपनी तरफ करें एक क्लोरीन को, दो क्लोरीन को अपने से अवे करें, तो आप देखेंगे कि इसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, यानी आई ए जो है इसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए आई बी और आई सी की निस्बत। तो ये आप लोगों के पास जो एग्जांपल है, ये प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप की है और अबलेट सिमेट्रिक टॉप की है। उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में मैंने क्या कहा है, आई बी और आई सी इक्वल हैं, आई ए जो है वो जीरो है, क्योंकि बॉन्ड एक्सेस के लॉन्ग फोर्स नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दी है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप में यदि कार्बन के साथ लगे हुए चारों एटम एक जैसे हों, उसमें आई बी और आई सी और आई ए सारे इक्वल हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें ये होता है कि आई बी, आई सी और आई ए ये तीनों इक्वल नहीं। यहाँ इसके बाद मैं आप लोगों को जब ये बता रहा हूं तो यहाँ पे ये है कि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल ये है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने लगा हूँ। लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के मुकाबले में जो इसका स्पेक्ट्रा है वो कैसा होगा। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। ये आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये आपके पास OCS है जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। मुझे बताएं कि मैस किसका ज्यादा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का या OCS का? OCS का। इसका मैस ज्यादा है। अगर इसका मैस ज्यादा होगा तो इसका जो है आई भी ज्यादा होगा। यस सर। और अगर बी इसका की वैल्यू आई कम ज्यादा होगी। होगा तो बी क्या होगा? कम होगा। कम होगी।
अगर बी कम होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये सर है लोअर कि वैल्यू की तरफ जाएगा। स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लोज होती जाएंगी एक दूसरे से। स्पेक्ट्रल लाइन जो है एक दूसरे के नजदीक आती जाएंगी, तो और फिर क्या होगा, एक दूसरे के गैप कम होंगे और कम वेव नंबर पे होंगी लाइन, कम वेव नंबर पे लाइन होगी। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पे है, तो OCS की लाइन आपके पास इधर आएगी, कम वेव नंबर की लाइन आएगी। समझ आ गई? यस सर। यस लेकिन सर। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि आप लोग बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड लेंथ अगर फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, जरा बताएं मुझे ये बात। I is equal to mu r square। आप सबसे पहले जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर आप लोग अपना सैंपल डालेंगे, आपके पास एक स्पेक्ट्रा जो है वो निकल के आपके पास आ जाएगा बाहर, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लाइनें होंगी, इस तरह मुख्तलिफ लाइनें होंगी, मुख्तलिफ लाइन। आप देखेंगे जो सबसे पहली लाइन है उसके नीचे वेव नंबर की क्या वैल्यू लिखी है, सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे। सबसे पहली लाइन के ऊपर वेव नंबर की क्या वैल्यू ये देखेंगे, और जो भी ये वैल्यू है उसको आप 2b की इक्वल पुट करेंगे, 2b के इक्वल पुट करेंगे उस वैल्यू को, और फिर 2 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से आप लोगों के पास b की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास b की वैल्यू आ जाए तो आप लोगों को पता है b इज इक्वल टू, b किसकी इक्वल होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, h ओवर 8 h over 8 pi पाई स्क्वायर I IC। c। जब आप b की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, h प्लस कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, आप लोगों के पास b की वैल्यू पुट करने से i की वैल्यू आ जाएगी। जब आप लोगों के पास i की वैल्यू आ जाए, i की वैल्यू आ जाए तो फिर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास फार्मूला है म्यू आर स्क्वायर। समझ आ गई? आप लोगों के यस पास सर। फार्मूला है म्यू आर स्क्वायर, तो आप लोग आई की और म्यू की वैल्यू, आई की वैल्यू यहां से, म्यू की वैल्यू कहां से आई, म्यू की वैल्यू रिड्यूस रिड्यूस्ड मैथ मैस है ना, ये तो मैसेज से आती है। कैसे आती है? m1 m1 मल्टीप्लाई बाई multiply m2 by m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 plus m2। m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यहां से आती है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोगों के पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आ गई। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों से क्वेश्चन करने लगा हूं, ये है जी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैंने डिस्कशन की है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पहली लाइन कहां पे आई, उसको आपने 2b की इक्वल लिखा, वहां से b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू से i की वैल्यू निकाली, i की वैल्यू से आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ निकाली। अब मैं OCS की बात करने लगा हूं आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के सामने इस मॉलिक्यूल की बात करने लगा हूं OCS की। अब ये जो आपके पास OCS मॉलिक्यूल है, इस OCS मॉलिक्यूल का जब स्पेक्ट्रा आपके पास आता है, आप पहली लाइन लेके 2b की इक्वल पुट करते हैं, वहां से b जो है वो आपके पास आ जाता है, b से i निकाल लेते हैं, i से r निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड लेंथ है, इस मॉलिक्यूल में तो दो बॉन्ड लेंथ आप लोगों के पास है, एक O और C की बॉन्ड लेंथ है और एक C और S की बॉन्ड लेंथ है। यहां से तो एक बॉन्ड लेंथ आपके पास निकलेगी, आप दूसरी बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे ये क्वेश्चन आ गया। बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। सर इसका रिड्यूस मैथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके रिड्यूस मैथ का फार्मूला है, वो भी हम आगे देखते हैं। मैथ बढ़ता सर जाएगा पहले तो उसका रिड्यूस मैथ की वैल्यू हम कार्बन और ऑक्सीजन की पुट कर लेंगे और फिर बाद में हम कार्बन और सल्फर की पुट कर लेंगे रिड्यूस मैथ की नहीं, वैल्यू। ऐसा नहीं है। जो स्पेक्ट्रल लाइन आई है ना, उससे बी आई की आप लोगों के पास एक ही वैल्यू निकली है, आई की एक वैल्यू निकली है। इसके लिए देखें जरा, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो लिखने लगा हूं, देखने लगा हूं फाइनल एक्सप्रेशन, जो काफी सारी कैलकुलेशन के बाद एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है।
OCS के बारे में। वो फाइनल एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के सामने लिखने लगा। ये देखेंगे, आप लोगों ने ये फाइनल एक्सप्रेशन है, और ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? करना ये है कि आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 पुट करेंगे आप लोग, यानी 17 वाला कंपाउंड यूज करेंगे। जब आप लोग 17 वाला कंपाउंड यूज करेंगे तो आपके पास ये फिर एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में क्या कुछ आपके पास है, जरा ये देखें आप लोग। तो जाहिर है जब आप लोग ये पुट करेंगे तो आपके पास जो पहली लाइन है वो इस जगह की बजाय, जहां पे ऑक्सीजन की वैल्यू 16 थी, उसकी बजाय यह किसी और जगह पे आएगा। तो आपके पास आई की एक और वैल्यू आ जाएगी। आई की एक वैल्यू पहले निकाली है, आई की एक वैल्यू ये आ गई है आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोग पुट करें, ये क्या पुट करना है आप लोगों ने? आप लोगों ने पुट करना है, ये आपके पास, लेट मी मेक दिस, लेकिन एक बात और आप लोग ज़हन में रखें, जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से पिछली दफा भी हम बात कर चुके हैं, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। जो पहली लाइन है वो किसी और जगह पे आएगी, विच इज हेल्पफुल टू डिटरमिन बॉन्ड लेंथ। माइक्रोवेव हैव स्टडीज led to very precise determination of many bond length in such molecule. If polyatomic molecule is linear, then discussion of their then है ये is same for diatomic molecule। तो यहाँ पे देखें आप लोग,
अच्छा जी, देखें आप लोग, प्रॉब्लम हमें ये आई थी कि जो OCS का मॉलिक्यूल है उसका जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा आप लोग वहां से लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसमें पहली लाइन को 2b की इक्वल करते हैं, जब आप लोग वहां से b की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास I की वैल्यू निकल आती है। उस I से एक बॉन्ड लेंथ आपके पास निकलती है। लेकिन OCS के मॉलिक्यूल में तो दो बॉन्ड लेंथ हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो बॉन्ड लेंथ, एक O और C की और एक C और S की। तो ये अभी हमने ये डेरिवेशन करनी है, ये इक्वेशन बनानी है। आप लोगों के पास एक इक्वेशन ये है जिसमें MO है, RCO स्क्वायर है, माइनस MS RCS स्क्वायर, ये आपको जो नोट्स हैं उनमें ये है। एक इक्वेशन ये 6 बनती है और एक इक्वेशन ये 7 बनती है। ये इक्वेशन 7 आपके पास ये है। इन दोनों इक्वेशन में फर्क ये है कि आपने जो ये यहाँ पे I की वैल्यू पुट करनी है, वो पुट करनी है, वो वाला OCS पुट करना है जिसमें ऑक्सीजन का मैस 16 है, और यहाँ पे वो वाला ऑक्सीजन पुट करना है जिसमें इसका मैस 17 है। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू यहाँ से आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके पास अब दोनों इक्वेशन में दो चीजें अननोन होंगी, एक RCO और एक RCS। और आपको पता है, आप लोग मैट्रिक में इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्विंग आप लोग कर चुके हैं। वो ये होता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये दो इक्वेशन है। जब आपके पास दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो उनकी साइमल्टेनियस सॉल्विंग से आप लोग दोनों जो अननोन है x और y, उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, आप लोगों के पास इसमें से क्या कुछ मालूम है और क्या मालूम नहीं है। ये देखें जरा, आपके पास I जो है ये आप लोगों को मालूम है, स्पेक्ट्रा से निकाल लिया आपने। MO मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 है, RCO मालूम नहीं है, MS मैस ऑफ सल्फर आपको मालूम है, RCS आपको मालूम नहीं है, MS मैस ऑफ सल्फर मालूम है, RCS मालूम नहीं है, वो RCS यहाँ भी आ गया, MO मालूम है, ये टोटल मैस भी मालूम है। अब दो चीजें अननोन है, RCO और RCS, ये भी RCS और RCO ही है ना, दो चीजें आप लोगों को मालूम नहीं है, बाकी सारी चीजें मालूम है। अब यहाँ पे आए आप लोग, इस फार्मूले में आप लोग आए, इसमें आए, और इसमें देखें आपको क्या कुछ मालूम है और क्या मालूम नहीं है। इसमें देखें आप लोग, I डैश आपको मालूम है, ये कहां से मालूम हुआ, जब आपने ऑक्सीजन 17 वाला आपने मॉलिक्यूल पुट किया और उसका स्पेक्ट्रा आया तो उसकी पहली लाइन किसी और जगह पे आई, वहां से आपने ये मालूम कर लिया। मैस ऑफ ऑक्सीजन अब 17 है, मालूम है, RCO मालूम नहीं है, मैस ऑफ सल्फर मालूम है, RCS मालूम नहीं है, MO मालूम है, MS मालूम है, M डैश मालूम है, RCS और RCO मालूम नहीं है, इस इक्वेशन में भी, ऊपर वाले इक्वेशन में भी। तो आप लोग जब दो वेरिएबल हों फाइंड करने वाले और दो इक्वेशन हो, आप लोग उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप लोग मालूम कर सकते हैं दोनों वेरिएबल। तो ये तरीका है अननोन मैस मालूम करने का, अननोन मैस फाइंड करने का ये तरीका है। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ से पूछें जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें जी आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। आप लोग सो गए हैं? नो सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्लियर है। चले, अब आप देखें, ये OCS का मॉलिक्यूल आपके पास है, OCS, ये मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ये मैस ऑफ कार्बन एटम है, ये मैस ऑफ सल्फर एटम है। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, ये कार्बन है, ये सल्फर है। इन सब में से ज्यादा एटॉमिक मैस किसका है? ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, सल्फर का 32 होता है। सबसे ज्यादा एटॉमिक मैस सल्फर का है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा एटॉमिक मैस वाले एटम के नजदीक रहता है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सल्फर के नजदीक, ये देखें, ये सल्फर के नजदीक।
ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इससे जो ऑक्सीजन एटम का फासला है वो RO है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सल्फर एटम का फासला जो है वो RS है, और इससे कार्बन एटम का जो डिस्टेंस है वो RC है। दोबारा देखें जरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑक्सीजन एटम का डिस्टेंस RO है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सल्फर एटम का डिस्टेंस RS है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कार्बन एटम का डिस्टेंस RC है। जरा आगे चलें, ये बात हो गई। अब ये बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है, RCO कहाँ कहाँ है, RCO क्या क्या है वो जरा आप लोग देखें। RCO, ये C और O इनके दरमियान जो फासला है इसको कहते हैं RCO। ये RCO है आप लोगों के पास। इसी तरह आप लोगों के पास कार्बन और सल्फर के दरमियान ये जो फासला है इसको RCS बोलते हैं, इसको RCS बोलते हैं। एक बात बताएं, ये जो RCO है इनको इन दोनों के सम के तौर पे या डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं? बताएं जी। यस यस सर। कैसे लिख सकते हैं? यस सर। RCO प्लस RCS इज इक्वल टू R0 हो जाएगा। अच्छा देखिए जरा, ये कैसे लिखेंगे बताएं? RCO प्लस RC इज इक्वल टू RO। जी RC प्लस RCO इज इक्वल टू RO। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें आगे आपके काम आएंगी। यहाँ देखें आप लोग, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लॉ है वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है mass of sulfur atom multiplied by distance of sulfur atom from center of gravity, यानी RS into MS is equal to, इन दोनों के बारे में जो डिस्कशन है, MC multiplied by RC plus MORO। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द कौन कौन से एटम है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द एक साइड पे सल्फर है, एक साइड पे कार्बन और ऑक्सीजन है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mass of sulfur multiplied by RS is equal to mass of carbon into RC plus mass of oxygen into RO। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये आप लोगों ने जो वहाँ मैट्रिक में आप लोगों ने किया ये वही चीज है, ये वो लिखी हुई है। इसी तरह जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mass of any atom multiplied by distance of that atom from center of gravity plus mass of second atom multiplied by distance of second atom from center of gravity, उसका स्क्वायर। mass of sulfur atom multiplied by distance of sulfur atom from center of gravity, उसका स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। और ये जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, आप लोगों ने जो भी ये बात बताई थी ये वो है। और ये क्या है? RCO प्लस RC इज इक्वल टू RO, ये है। और इसी तरह RS इज इक्वल टू RCS माइनस RC। इसको आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे, इसको देखेंगे तो आप लोगों के पास, इसको जब उस ऊपर वाले में वैल्यू पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे MRC इज इक्वल टू MS RCS माइनस MOR। और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आप लोगों के पास I की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू पुट करने से आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ से इधर यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बड़ा ही आसान है। आप लोग इसको एक दफा करेंगे तो आप लोग ये मैथमेटिकल स्टेप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, एक और बात जो यहाँ की है इसके बारे में तो आप लोगों को समझ आ गई। और ये इक्वेशन जो है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है?
एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये 7 है। इस इक्वेशन में ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग, पहले आप लोग OCS जो है, पहले आप लोग OCS, इसमें जो ऑक्सीजन जो है जिसका मास 16 है, आप लोग वो पुट करेंगे और आप लोग एक स्पेक्ट्रा लेंगे। उस स्पेक्ट्रा में पहली लाइन जहाँ पे आएगी उसको 2b की इक्वल पुट करेंगे, वहां से b की वैल्यू निकालेंगे, b से i की वैल्यू निकाल लेंगे, i की वैल्यू आ गई। फिर आप इसकी जगह 17 पुट करेंगे इस ऑप्शन की जगह, और फिर आप स्पेक्ट्रा लेंगे। उस स्पेक्ट्रा में पहली लाइन जहाँ पे आई उसको 2b की इक्वल पुट करेंगे, उस 2b से b की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे i की वैल्यू निकालेंगे। वो जो i की वैल्यू अब आपके पास आई है वो i प्राइम है। ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में बाकी सारी चीजें आपको मालूम होंगी, दो चीजें जो है वो मालूम नहीं होंगी, RCO RCS, यहाँ भी RCO RCS। जैसे मैट्रिक्स में करते थे कि दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उस तरीके से हम लोग उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। ये है आपके पास। इसके बाद जरा देखें, यहाँ पे जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और सिमेट्रिक टॉप और स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के बारे में जो डिस्कशन थी वो मैं आप लोगों को एक दफा बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, अभी आप लोग खुद ही मुझे बता रहे थे कि लीनियर मॉलिक्यूल जो है उससे क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल में मास ज्यादा हो गया, उसमें IB और IC इक्वल है, IA इज इक्वल टू 0 है। उसके लिए जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वही इक्वेशन जो ऊपर आई है ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो होते ही लीनियर है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जब लीनियर हो तो फिर वही इक्वेशन अप्लाई होगी जो ये है। और IB और IC के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, IB और IC क्या होते हैं वो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारे पास अगर एक बॉल पॉइंट है OCS, जब आप इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए कम फोर्स चाहिए, IA इज इक्वल टू 0। IB और IC क्या है, इसको ऐसे रोटेट करें, ये आपके पास IB है, और इसको ऐसे रोटेट करें, ये आपके पास IC है। तो IB और IC आप लोगों के पास इक्वल है, IA जो है आप लोगों के पास 0 है। उसके बाद जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज होती है, पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए भी वही इक्वेशन यूज होगी, वो ये आप लोगों के पास ये इक्वेशन दी गई। उसके बाद क्या है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा है, कैसे ज्यादा होगी, मास ज्यादा है तो I ज्यादा होगा, I ज्यादा होगा तो B कम होगा। तो ये कह रहे हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो B की वैल्यू 10 तक होती है, लेकिन ये देखें 10 तक है, लेकिन क्योंकि मास बड़ा है, I बड़ा है, B कम होगा, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए B की वैल्यू 1 तक होगी। ये देखें ये B की वैल्यू कम हो गई है, तो ज़ाहिर स्पेक्ट्रल लाइन के दरमियान स्पेसिंग भी कम होगी। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनमें OCS जो है ये तो माइक्रोवेव एक्टिव है, इसका तो माइक्रोवेव में स्पेक्ट्रा आता है, OCO का नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और आपको याद होगा तो शुरू वाले लेक्चर्स में हमने क्या कहा था कि पहली शर्त ये है कि एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही हो रोटेशन के साथ। जिस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 होगी वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव होगा माइक्रोवेव। आप बुनियादी जरा थ्योरी ज़हन में रखें ना, बुनियादी थ्योरी जो माइक्रोवेव की थी वो क्या थी कि ये HCl का मॉलिक्यूल है, जब ये HCl का मॉलिक्यूल रोटेट करता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब यहाँ से यहाँ है, जब ये रोटेट करता है तो ये डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की, ये डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती रहती है, ये डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती रहती है। जब ये डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्पीड चेंज हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल अगर सुने, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर 1 सेकंड में 10 बार रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है 10 दफा उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन चेंज होगी, 10 दफा उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन चेंज होगी। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके साथ मैच कर जाए
इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 सेकंड में 10 बार रोटेट कर रहा हो तो ये एक दूसरे के साथ रेजोनेंस डेवलप करते हैं, जैसे इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हम कहते हैं मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल में चला गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी भी 1 सेकंड में रोटेट करने की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो मॉलिक्यूल की जिसकी डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही हो हर लम्हे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे रेजोनेंस डेवलप हो जाती है। यहाँ पे OCO जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ये रोटेट करता भी रहे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो OCO मॉलिक्यूल जो है ये माइक्रोवेव इनएक्टिव। अब उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कह रहे हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, याद रखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये H2O का मॉलिक्यूल है, H2O के मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, जितने नंबर ऑफ एटम हैं उसमें से एक कम, n-1। 3 एटम है, 3 में से एक को माइनस करें 2 आ गए। आपको पता है ना वाटर के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड लेंथ होती है। किसी मॉलिक्यूल में कितनी बॉन्ड लेंथ होती है, नंबर ऑफ एटम्स -1। सपोज आपके पास NH3 है, आप NH3 में देखना चाहते हैं इसमें कितनी बॉन्ड लेंथ्स हैं, तो टोटल एटम 4 हैं, 4 में से एक को माइनस करें आपके पास 3 आ गया, तो 3 बॉन्ड लेंथ है इसमें। कैसे, आपको पता है नाइट्रोजन की ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, 3 है। ये जो आपके पास OCS का मॉलिक्यूल है, टोटल 3 एटम है, आपके पास 2 बॉन्ड लेंथ होंगी। और अगर इस मॉलिक्यूल का आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा फाइंड करें, रोटेशनल स्पेक्ट्रा लेंगे, तो उससे आप लोग एक बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकेंगे, दूसरी बॉन्ड लेंथ आप लोग फाइंड नहीं कर सकेंगे। दूसरी बॉन्ड लेंथ फाइंड करने का फिर तरीका हमने क्या निकाला है कि हम उस मॉलिक्यूल में किसी एक एटम की जगह पे उसका आइसोटोप पुट करेंगे। आइसोटोप पुट करने की वजह से आपको पता है बी की वैल्यू जो है, जो ही हैवियर आइसोटोप की तरफ जाएंगे बी की वैल्यू मजीद कम हो जाएगी और स्पेक्ट्रल लाइन किसी और जगह पे आएगी, पहली लाइन जो जिसको 2b की कुल पुट करना है, वहां से आई की वैल्यू और निकलेगी। और बाकी डिस्कशन अभी हमने की। तो ये OCS के स्पेक्ट्रम के बारे में लिखा हुआ है कि एक जो उसके लिए बी की वैल्यू है वो ये बनती है। From table we observed no appreciable centrifugal force and taking value of b। अब ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या डिस्टॉर्शन कांस्टेंट को पहले इन्वॉल्व किया था, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग जब बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं IB की वैल्यू उसके लिए ये आती है, जब बॉन्ड लेंथ फाइंड करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी रहती है। अब एक बॉन्ड लेंथ RCO की, RCS की बॉन्ड लेंथ फाइंड की है, RCO और RCS 2 बॉन्ड लेंथ है, दूसरी की फाइंड करने के लिए आइसोटोपिकली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एटम को। ये था जी सेकंड लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह फिर बाद में उसको देख लें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।